इवेल्युएटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के ये पूरा चैप्टर रिक्वायरमेंट्स पे है कि जो हम अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करते हैं उनको साथ में इवेल्युएट भी कर लेना कि वो हमने सही तरह से जो है गैदर की है या नहीं की है। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको यहाँ पे जो है वो डिस्क्लोज करना और फिर उसको जो है कवर कर लेना। ठीक है। One of the key assurance activity for any project is expert evaluation and assessment for the requirement। ठीक है। तो एश्योरेंस एक्टिविटी में से एक सबसे जो मेजर है वो यही है कि आप रिक्वायरमेंट की असेसमेंट कर लेते हैं और उनको साथ साथ इवेलुएट कर लेते हैं कि वो ठीक है या नहीं। द रिक्वायरमेंट नीड्स टू बी इवेलुएटेड बाय मल्टीपल पीपल वेरिंग एक्सपर्टीज। ठीक है। in order to identify the incorrect, ambiguous and incomplete requirement। मीन्स कि जब आप रिक्वायरमेंट की इवेलुएशन करवा रहे हैं तो किसी एक ही इंसान से नहीं करवा लेनी, डिफरेंट एक्सपर्टीज के से डिफरेंट लोगों को लेना है और उनसे अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो इवेलुएट करवानी है, असेस करवानी है। ठीक है। क्योंकि हर एक डिफरेंट जब एरिया से लोग होंगे तो डिफरेंटली आपकी रिक्वायरमेंट को देखेंगे तो वो हर लिहाज से जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। अगर एक ही इंसान देखता रहेगा तो वो सिर्फ अपने एक ही पर्सपेक्टिव से देखेगा। अगर इस तरह से हम इवेलुएट करवा लेते हैं तो फिर जो इनकरेक्ट, एम्बिगुअस, कंफ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स होंगी, इनकम्प्लीट होंगी, वो उस टाइम पे हमें पता चल जाएंगी और हम उनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। जितना भी रिक्वायरमेंट्स की रिव्यू का काम होता है, रिक्वायरमेंट्स की इवैल्यूएशन का काम होता है, ये सारा का सारा डॉक्यूमेंटेड होता है। एक डॉक्यूमेंट, फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम है SRR, सिस्टम रिक्वायरमेंट रिव्यू। ठीक है। इसके अंदर जो है वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होती है। अच्छा, गोल ऑफ रिक्वायरमेंट इवैल्यूएशन। अब रिक्वायरमेंट इवैल्यूएशन का गोल क्या, हम क्यों करते हैं? इंश्योर दैट ऑल अप्रोप्रिएट हायर लेवल रिक्वायरमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है। जो आपने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन रखी हुई है, जो रिक्वायरमेंट लिख के रखी हुई है, डॉक्यूमेंट की हुई है, उसके अंदर आपकी तमाम हायर लेवल की जो रिक्वायरमेंट्स है वो इंक्लूड होंगी। ठीक है। इससे आप इवेल्युएट करते हैं, आपको पता चल जाएगा ये वाली मिसिंग है, वो जो सी मिसिंग है उसको ऐड कर लेंगे। आइडेंटिफाई एनी इनकंसिस्टेंसी और कंफ्लिक्ट विद इन द रिक्वायरमेंट और विद अदर रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट्स का आपस में या रिक्वायरमेंट्स का एक रिक्वायरमेंट का दूसरे के साथ कोई कंफ्लिक्ट जा रहा है, मीन उस रिक्वायरमेंट का भी वही मतलब आ रहा है, इसका भी वही आ रहा है, कंफ्लिक्ट आ रही है, कोई और प्रॉब्लम है, इनकंसिस्टेंसी है, तो यहाँ पे इवेलुएट हो जाएगी। ठीक है। फिर उनको ठीक कर दिया जाता है। इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट रीडेबल, अनएम्बिगुअस इज एडिकेट फॉर इट्स यूज। ठीक है। जब एक दफा इवेलुएट हो जाती है तो आपका डॉक्यूमेंट क्वालिटेटिव बन जाता है, उसको प्रॉपरली देख लिया जाता है कि जो आपने लिखा है वो यूजर के लिए रीडेबल है। ठीक है। उसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं आ रही, मतलब हर लिहाज से वो क्लियर है, ये सारा जो इसके अंदर देख लिया जाता है। एक चेकलिस्ट बना ली जाती है, उस चेकलिस्ट को जो है हम मार्क करते रहते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट ये भी है, ये भी है। ठीक है। जिस तरह से एक चेकलिस्ट बनाई जाती है किसी भी चीज की, उस तरह से सबसे पहले देखा जाता है रिक्वायरमेंट्स आर नेसेसरी, मींस जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है वो इंक्लूडेड है, कोई मिसिंग तो नहीं है। कंसाइज, आपकी रिक्वायरमेंट जो है कंसाइज होनी चाहिए। ठीक है। लंबी लंबी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, टू द पॉइंट एग्जैक्ट जो है वो होनी चाहिए। फिजिबल, ठीक है, कि जो रिक्वायरमेंट हमने लिखी है क्या वो फिजिबल है, क्या वो अचीवेबल है। ठीक है। उनको लिख तो लिए, क्या ये पॉसिबल है कि हम उनको कंप्लीट भी कर सके। ठीक है। टेस्टेबल, साथ साथ रिक्वायरमेंट की टेस्टिंग होती है, ये देखा जाता है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट टेस्टेबल है या नहीं है। ठीक है। टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट, आपकी रिक्वायरमेंट जो है टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपके ये रिक्वायरमेंट ये सिर्फ जावा लैंग्वेज पे ही काम कर सकती है, या फिर JVM पे ही काम कर सकती है, या फिर ये वाली लैंग्वेज है ये सिर्फ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम मैक पे ही चल सकती है, ये विंडो पे नहीं चल सकती। मतलब जो भी काम है आपका, तो टेक्नोलॉजी जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वो जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट होना चाहिए काम। ठीक है। कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म जिस पे मर्जी चलाएं वो चल जाए। अनएम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स जो आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई कंफ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। और कंप्लीट, फुल्ली फंक्शनल आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है। मतलब रिक्वायरमेंट को पढ़ के समझ लग जाए कि इसकी जो है ये वाला इसकी करस्पॉन्डिंग जो है वो काम होगा। एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट, हमने पीछे फेजेस पढ़े थे, इंसेप्शन, इलेबोरेशन, एलिसिटेशन। उनमें से एक फेज था एलिसिटेशन, वो वाला फेज यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल के साथ हमने पढ़ना है, एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है। इस एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट की 4 अपनी अप्रोचेज हैं। पहली है कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग, नेक्स्ट वन इज क्वालिटी, फंक्शन डिप्लॉयमेंट, यूजर सिनेरियोज एंड एलिसिटिंग वर्क प्रोडक्ट। इन चारों को बारी बारी देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग। नेम से ही आपको पता चल रहा है कोलैबोरेटिव, मिलके रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है। इन अ ग्रुप फॉर्म जो है वो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करनी है।
इसके लिए क्या करना होगा, मीटिंग्स आर अटेंडेड बाय ऑल इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर, मीटिंग अरेंज करें जिसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्टेक होल्डर हैं वो सारे अटेंड करेंगे उस मीटिंग को। एजेंडा शुड बी इनफॉर्मल इनफ टू कवर ऑल important points but informal enough to encourage the free flow of idea। ठीक है, कि एजेंडा जो है आपकी मीटिंग का वो ये हो कि सारे मेन जो पॉइंट्स है उनको कवर कर रहा हो। ठीक है, हर बात उसके अंदर डिस्कस हो रही हो, लेकिन वो इतना इनफॉर्मल भी साथ में हो कि हर कोई डर के ना बैठा रहे, जिसको कुछ पूछना है वो वहाँ पे पूछ सके। ठीक है, फॉर्मल हो, डिसिप्लिन हो, लेकिन इतना भी फॉर्मल ना हो कि कोई वहाँ पे जो है अपनी बात जो है वो ना पूछ सके। डेफिनेशन मैकेनिज्म कुछ भी आप यूज कर लें वहाँ पे मीटिंग के अंदर, ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, चार्ट, प्रोजेक्टर, जो भी है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मीटिंग के लिए ड्यूरिंग मीटिंग क्या क्या होगा, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाएगी, एलिमेंट ऑफ सोल्यूशन और प्रपोज। ठीक है, प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो उसके बाद आप देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या, उसके एलिमेंट फाइंड करेंगे। डिफरेंट अप्रोचेज आर नेगोशिएटेड। ठीक है, जब फिर आपको पता चलेगा कि हमने इसका ये बनाना है, ये सोल्यूशन है, फिर उसके लिए डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट सोल्यूशन जो है आप सोचेंगे कि इसके लिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसमें से जो बेस्ट होगा फिर वो सिलेक्ट किया जाएगा। एटमॉस्फेयर इज कोलैबोरेटिव एंड नॉन थ्रेटनिंग। ठीक है, जो मीटिंग का एटमॉस्फेयर है वो कोलैबोरेटिव हो और नॉन थ्रेटनिंग। ठीक है, हर कोई डर के ही ना वहाँ पे बैठा रहे, जो कुछ पूछना हो वो पूछ सके। Based on the product request, each attendee is asked to make a list of objects, list of services, list of constraint and performance criteria। ठीक है, हर एक अटेंडी जो वहाँ पे अटेंड करने आया होगा मीटिंग, उससे कहा जाएगा कि लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बनाए। अब उनको पता सबको कि हमने बनाना क्या, हमारा सोल्यूशन क्या है। उसके लिए उस सिस्टम के लिए जो ऑब्जेक्ट्स यूज होंगे, इंटरनल है सिस्टम के, एक्सटर्नल है, वो उनकी लिस्ट बनाए। सिस्टम जो जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उसकी लिस्ट बनाए। जो चीज़ें सिस्टम की कंस्ट्रेंट या लिमिटेशन के अंदर आ रही हैं, जो चीज़ें आपका सिस्टम प्रोवाइड नहीं करेगा या जो उनसे कंस्ट्रेंट उसके ऊपर लगेंगे कि इतनी कॉस्ट, इतना बजट, वो सारी बनाए। और उसके अलावा आपकी सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होगी, कितनी स्पीड होगी, कितना जो है एक्यूरेसी होगी, वो सारी चीज़ें जो है उनकी लिस्ट बना ली जाएगी। ठीक है, कलेक्ट लिस्ट फ्रॉम एवरीवन एंड कंबाइन, लिस्ट को सबसे लेके कंबाइन कर लिया जाएगा। और एंड कंबाइन लिस्ट एलिमिनेट रिडंडेंट एंट्रीज। अच्छा, क्या किया जाएगा, जब सारी वो लिस्ट लेके कंबाइन की जाएगी तो उसमें से डिफरेंट लोगों ने, ऐसा भी हो सकता है कि सिमिलर आइडियाज जो है लिखे हो। ठीक है, सर्विसेज लिस्ट जो है वो सेम हो, किसी का ऑब्जेक्ट जो है वो सेम हो, तो जो रिडंडेंट एंट्रीज होंगी, जो सेम होंगी, उनको जो है रिमूव कर दिया जाएगा। मीन्स उसको वन टाइम रखा जाएगा और उनकी रिपीटेशन को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कोई भी मेजर पॉइंट उसमें से डिलीट कर दिया जाए। जो चीज रिपीट हो रही है उसको वन टाइम लिख के और उसकी रिडंडेंसी को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द लिस्ट, टीम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब टीम, ईच वर्क टू डेवलप मिनी स्पेसिफिकेशन। फिर क्या किया जाएगा, जो फाइनल लिस्ट होगी उसकी बेस के ऊपर टीम्स जो है वो सब टीम के अंदर डिवाइड कर दी जाएंगी और उन छोटी छोटी टीम्स को कहा जाएगा कि वो फिर से दोबारा से इनकी एक मिनी स्पेसिफिकेशन लिखे। ठीक है, छोटा छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाए कि फाइनल अब क्या होगा, जो फाइनलाइज होगा उसकी बेस के ऊपर आगे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, अब इसके अंदर क्या, इट इज अ टेक्निक दैट ट्रांसलेट द नीड्स ऑफ कस्टमर इनटू टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर सॉफ्टवेयर। कस्टमर जो है हमारा एंड यूजर, वो कुछ बनवाना है या उसने जस्ट ये कह दिया कि मुझे ये इस तरह से चाहिए, ये इस तरह से चाहिए, इसके पीछे ये चीज़ लगी हो, उसका कलर ये हो, मीन्स अपनी जो भी उसकी लैंग्वेज थी उसने उसके अंदर बता दिया जनरल वे के अंदर। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जब उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होता है तो उनको प्रॉपर टेक्निकल फॉर्मेट के अंदर लेके आना होता है और फिर ही वो काम होता है। ठीक है, तो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट के अंदर सबसे पहले तो यूजर के उन रिक्वायरमेंट्स को टेक्निकल फॉर्म के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है। कंसंट्रेट ऑन मैक्सिमाइजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, और मैक्सिमम इसका जो फोकस होता है वो यही होता है कि कस्टमर को जो है सेटिस्फाई किया जाए। ठीक है, एक दफा जो है वो देख लिया जाता है कि आपके कस्टमर की वैल्यूज क्या, कस्टमर क्या चीज चाहता है, फिर ओवरऑल जो है कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए थ्रू प्रोसेस चलते रहते हैं। अच्छा, 3 तरह की रिक्वायरमेंट्स है इसके अंदर। नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स है, एक्सपेक्टेड एंड एक्साइटिंग। नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होंगी, जो कि यूजर ने बताया होगा कि ये मेरे सिस्टम का ये गोल है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये चीज़ें मैं अचीव करना चाहता हूँ, वो क्या होंगी आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट।
एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स वो वाली होंगी जो यूजर एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि ये सिस्टम मुझे बाय डिफॉल्ट हर हाल में प्रोवाइड करेगा, और यूजर जो उनको स्पेसिफाई नहीं करता, बताता नहीं है। ठीक है, यूजर कहता है सिक्योरिटी तो उसके अंदर लाजमी है ना, वो तो होगी, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंटरफेस तो बना होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो मतलब कुछ चीजें जो यूजर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ये चीजें बाय डिफॉल्ट उसको मिलेगी। ठीक है, ये वो वाली आ जाती है रिक्वायरमेंट्स। एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट जो यूजर स्पेसिफाई नहीं करता, लेकिन अगर एक्स्ट्रा के अंदर उसको दे दी जाए एट द एंड तो वो खुश हो जाता है। ठीक है, एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स, फीचर दैट गो बायॉन्ड द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता लेकिन फिर भी उसको मिल जाए तो वो उससे खुश हो जाता है। एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स। User scenarios. It is difficult to move into more software engineering activities until software team understand how these function and feature will be used by different end user. ठीक है, कह रहे हैं कि तब तक हम लोग जो है आगे फंक्शन और फीचर को सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक हम लोग यूजर की रिक्वायरमेंट्स को सही तरह से अंडरस्टैंड ना कर लें। ठीक है, तब तक हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ ही नहीं सकते जब तक हमें क्लियर ना हो कि हमारा कस्टमर, हमारा एंड यूजर चाहता क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अ यूज केस सिनेरियो इज अ स्टोरी। यूज केस सिनेरियो इज अ स्टोरी about how someone or something external to the system or software interact with the system. यूज के सिनेरियो क्या होता है, एक स्टोरी सी हम बना लेते हैं कि हमारे सिस्टम के साथ एक्सटर्नल एक्टर ने या एक्सटर्नल एंड यूजर ने या एक्सटर्नल कस्टमर ने किस तरह से हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करनी है, किस तरह से हमारे सिस्टम को ऑपरेट करना है, उसके बारे में एक सारी स्टोरी सी बना ली जाती है और उसको हम यूज के सिनेरियो कहते हैं। ठीक है, मीन्स मैं कहती हूँ एक कस्टमर है, वो मेरे सिस्टम के साथ आएगा, लॉगिन करेगा, उसके अंदर ये अपनी आईडी एंटर करेगा, पासवर्ड एंटर करेगा और लॉगिन हो जाएगा। फिर वो ये वाली चीजें जो है देख सकता है, ये वाली चीजें परचेज कर सकता है, फिर वो यूं करेगा, क्विट कर देगा। इस तरह से सारी एक स्टोरी बना ली जाती है। इसको यूज के सिनेरियोस कहते हैं, टेक्स्ट फॉर्म के अंदर होते हैं हमारे यूज केसेस। ठीक है, फिर यूज के सिनेरियोस की एक डायग्राम भी बनती है, वो शायद हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी भी थी। डिस्क्राइब हाउ द सिस्टम विल बी यूज। ठीक है, सिस्टम किस तरह से यूज किया जाएगा डिस्क्राइब कर दिया जाता है। Each scenario is described from the point of view of an actor or end user, a person or device that। अच्छा, अब आपके सिस्टम के साथ कोई एक्टर मीन्स इंसान, कोई एक्टर यहाँ पे कह रहा है जिसने एक्ट करना है। ठीक है, कोई एंड यूजर, कस्टमर, कोई डिवाइस, कोई सिस्टम जिसने आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है, उसको यहाँ पे फुली जो है डिस्क्राइब किया जाएगा और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा कि सिस्टम को किस तरह से यूज करना है, ना कि डेवलपर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है कि मैंने किस तरह से यूज करना है। ठीक है, अच्छा, एलिसिटेशन वर्क प्रोडक्ट। एलिसिटेशन वर्क प्रोडक्ट लास्ट वन, ये एक डॉक्यूमेंट सा बनता है। ये डिपेंड करता है, इस डॉक्यूमेंट का साइज जो है वो डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम जो है वो लार्ज है, स्मॉल है, उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है, उसका साइज क्या है, उसकी बेस के ऊपर एलिसिटेशन वर्क प्रोडक्ट विल वेरी, डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम और प्रोडक्ट। ठीक है, आपके प्रोडक्ट, आपके सिस्टम का साइज क्या है, उसकी बेस के ऊपर ये आपका एलिसिटेशन वर्क प्रोडक्ट बनता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, स्टेटमेंट ऑफ नीड्स एंड फिजिबिलिटी। सिस्टम की नीड्स क्या है, सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टेटमेंट वो देखी जाती है, वो इसके अंदर लिखी जाती है। फिजिबिलिटी स्टेटमेंट आप ये देखते हैं कि आपका सिस्टम फिजिबल है या नहीं है। अगर आपका सिस्टम फिजिबल होता है, ये फिजिबिलिटी स्टडी होती है प्रॉपर। इसके अंदर देखा जाता है कि आपका जो सिस्टम जो फिजिबल है, कोई वैल्यू ऐड कर रहा है आपके मार्केट के अंदर, आपके एंड यूजर कोई वैल्यू दे रहा है, कोई बेनिफिट दे रहा है, तब तो आप इसको प्रोसीड करते हैं, अदरवाइज इसको क्विट कर देते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ स्कोप क्या है आपके सिस्टम का, कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं उनकी लिस्ट इसके अंदर आ जाती है। उसके अंदर आपके सिस्टम का टेक्निकल इन्वायरमेंट कौन सा होगा, किस तरह से होगा, वो प्रॉपरली इसके अंदर डिस्क्राइब किया जाता है। लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट एंड एसोसिएटेड डोमेन कंस्ट्रेंट, आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स कौन सी है, सिस्टम की कंस्ट्रेंट्स कौन सी है, लिमिटेशंस कौन सी है। ठीक है, यूज के सिनेरियोस कौन कौन से बन रहे हैं आपके सिस्टम के अंदर। ठीक है, एक कस्टमर है, एक सिस्टम है, कोई सेंसर लगा है, वो सारे यूज के सिनेरियोस जो इसके अंदर आ जाएंगे। एनी प्रोटोटाइप डेवलप टू रिफाइन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने रिक्वायरमेंट्स को रिफाइन ठीक करने के लिए कोई प्रोटोटाइप बनाया है जिसकी बेस के ऊपर आपने रिफाइनमेंट किया, वो सारा मतलब सिस्टम के लिए जो जो सी चीजें यूज हो रही हैं, जो से पार्टिसिपेंट है, जिस चीज की भी लिस्ट है, वो सारी एलिसिटेशन वर्क प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये वाला टॉपिक खत्म हो गया।
नेक्स्ट वाला स्टार्ट कर देती हूँ। स्लाइड शेयर्स हो रही है आपके पास? ये नेक्स्ट वाली रिक्वायरमेंट मॉडलिंग स्ट्रेटजीज। नो मैम, नो मैम। अच्छा, अब हो रही है रिक्वायरमेंट मॉडलिंग स्ट्रेटजीज यस वाली? मैम, यस मैम। अच्छा, ये शॉर्ट से टॉपिक है, फिर आगे देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट मॉडलिंग स्ट्रेटजीज हमने पीछे भी एक जगह पे पढ़ा है, रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग ही थी शायद, जहाँ पे हमने देखा क्लास बेस्ड थी, फ्लो बेस्ड थी, वो वाली। यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग स्ट्रेटजीज है कि रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से मॉडल करना। शॉर्ट सा है, दो स्ट्रेटजीज है रिक्वायरमेंट को मॉडल करने के लिए। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या है? One view of requirements modeling called a structured analysis consider data and the processes that transform the data as separate entity। अच्छा, इसके अंदर कैसे, क्या मतलब है? स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के अंदर आप कंसीडर करते हैं आपका डाटा, आपका जो डाटा यूज होना है सिस्टम के अंदर, एंड प्रोसेसेस दैट ट्रांसफॉर्म दैट डाटा। एक डाटा और एक प्रोसेसेस जो कि आपके डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, एज अ सेपरेट एंटिटी। इनको स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के अंदर इनको एज अ सेपरेट एंटिटी लिया जाता है, डाटा को भी और प्रोसेसेस को एज अ सेपरेट एंटिटी जो है यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। डाटा ऑब्जेक्ट्स आर मॉडल इन अ वे दैट डिफाइन देयर एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। डाटा के अंदर क्या आ जाएंगे? डाटा ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। डाटा ऑब्जेक्ट्स आपके सिस्टम के मीन्स, आप कहते हैं आपका कॉलेज सिस्टम है तो उसके लिए स्टूडेंट एक जो है वो डाटा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, कोई दूसरा स्टूडेंट है वो अलग से डाटा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। वो डाटा ऑब्जेक्ट्स, उन डाटा ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स मीन स्टूडेंट का नेम, उसका रोल नंबर, उसकी आईडी, उसका क्लास नेम, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा, ये उसके क्या होंगे? सारे एट्रीब्यूट्स, उसकी क्वालिटीज होंगी, ठीक है। एंड रिलेशनशिप, ठीक है, उन एट्रीब्यूट्स के दरमियान रिलेशनशिप, कोर्स के और स्टूडेंट के दरमियान क्या रिलेशन है, ठीक है, इस तरह से सारा। प्रोसेसेस दैट मैनिपुलेट डाटा ऑब्जेक्ट्स आर मॉडल इन अ मैनर दैट शो हाउ दे ट्रांसफॉर्म डाटा एज डाटा ऑब्जेक्ट फ्लो थ्रू सिस्टम। ठीक है, अब प्रोसेसेस जिन्होंने एक्चुअल में उस डाटा के ऊपर काम करना है प्रोसेसेस ने, ठीक है। प्रोसेसेस जो बताएंगे किस तरह से ये डाटा जो है वो एक स्टेज से दूसरे के अंदर जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, किस तरह से आपकी ये सिस्टम के अंदर डाटा फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर दो डायग्राम्स आ जाते हैं, दो डायग्राम्स के थ्रू हम लोग इनको शो करते हैं स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस को। डीएफटी डाटा फ्लो डायग्राम एंड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आपको पता सिंपल से होते हैं, उसके अंदर हम बताते हैं कि यहाँ से हमारे डाटा का फ्लो इधर गया, ठीक है, इस तरह से। और डीएफडी आगे हम लोगों ने स्टडी करनी है डाटा फ्लो डायग्राम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर क्या है? फोकस ऑन द डेफिनेशन ऑफ क्लासेस and the manner in which they collaborate with one another to effect customer requirement। अच्छा, इसके अंदर क्या है? आप लोग सब पढ़ रहे होंगे जावा के साथ, आपने देखा होगा कि क्लासेस जो है जब बनती है तो क्लासेस के अंदर आपके डाटा ऑब्जेक्ट्स और नीचे उनके जो फंक्शन, मेंबर फंक्शंस होते हैं, प्रोसेसेस जो होते हैं, उन सबको कंबाइन करके उनकी क्लासेस बना ली जाती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर यहाँ पे जो डाटा और प्रोसेसेस है उनको कंबाइन करके जो क्लासेस बना ली जाती है, और उन क्लासेस के दरमियान जो कोलैबोरेशन, इंटरेक्शन जो है वो देखी जाती है कि क्लासेस आपस में किस तरह से जो है बिहेव कर रही है। इसके अंदर दो तरह की लैंग्वेज आ जाती है, सॉरी डायग्राम्स आ जाती हैं। एक आ गया यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूएमएल जो है ये फैमिली ऑफ डायग्राम इसको कह रहे हैं। ये कोई एक डायग्राम नहीं है, ये पूरी डायग्राम बनाने के लिए एक फैमिली है, एक लैंग्वेज है जो कि डिफरेंट डायग्राम्स जो है वो बनाने के लिए हेल्पफुल होती है। और ये इसकी सारी जो डायग्राम है वो शो करती है कि किस तरह से आपके सिस्टम के अंदर के कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करें, किस तरह से कोलैबोरेट करें, किस तरह से वो आपस में कम्युनिकेट करें, ठीक है। इसके अंदर सीक्वेंस डायग्राम आ जाती है यूएमएल की, यूज केस आ जाती है, एक्टिविटी डायग्राम आ जाती है, ढेर सारी आ जाती है, स्टेट मशीन डायग्राम है, डिफरेंट डायग्राम्स है वो आ जाती है, ठीक है। लेकिन डायग्राम्स हम यहाँ पे नहीं देख रहे, हम बस ये देख रहे हैं कि दो तरह से स्ट्रेटजीज है रिक्वायरमेंट मॉडलिंग की, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये वही वाली पुरानी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस ट्रीट प्रोसेसेस एंड डाटा as a separate component
जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस कंबाइन डाटा एंड प्रोसेसेस दैट एक्ट ऑन दैट डाटा इनटू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये जो है स्ट्रक्चर सेपरेट जो है इनको करती है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों को कंबाइन करके एज अ क्लासेस जो है इनको बिहेव करती है। ठीक है, यहाँ पे ये हम नहीं कह रहे हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेटर है या स्ट्रक्चरल एनालिसिस बेटर है, दोनों बेटर है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें इन दोनों का ऐसा अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए जिससे हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी हो जाए, हमारा कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा। आगे FDD जो है वो डायाग्राम वो हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, FDD डायग्राम है फंक्शनल डिकम्पोजिशन डायग्राम। फंक्शनल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज करना क्या होता है, किसी चीज को डिवाइड कर देना। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर क्या है, फंक्शनल डिकम्पोजिशन डायग्राम is defined as a top down representation of process and function। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे नीचे दिखाई गई है फंक्शनल डायग्राम सिस्टम की। आपकी ये सारी बेसिक जो जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो आपने ले ली, उनको आपने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया, उसको मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक मॉड्यूल बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, फिर आगे फर्दर उसको जो है डिवाइड करके उसके मॉड्यूल बना दिए। टॉप डाउन स्ट्रेटजीज मींस ऊपर से नीचे की तरफ ये स्ट्रेटजीज आ रही है, हियरार्किकल मैनर्स के अंदर आ रही है। ठीक है, आप बड़ी प्रॉब्लम थी, सॉल्व नहीं हो सकती, उसको आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया मॉड्यूल्स के अंदर और उसको छोटी छोटी पार्टीशन के अंदर उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट यूज functional development diagram for showing business function and break these function into lower level operation and processes। ठीक है, वो अपने operations functions उनको जो है lower level डिटेल के अंदर लाने के लिए उनको डिवाइड करते रहते हैं और फिर लीस्ट जो पार्ट होता है वहां से जो है अपने वर्किंग स्टार्ट करते हैं और अपवर्ड जो है वो जाते हैं। ठीक है, FDD show the hierarchical relationship among the components। ठीक है, तो ये hierarchical relationship एक hierarchy वाइज यूज कर रहा है कि ये वाला हमारा कंपोनेंट है, इसको डिवाइड किया, फर्दर इसको इस तरह से डिवाइड किया। ठीक है, तो ये FDD डायग्राम है, इस तरह से हम लोग ये डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, स्टेप्स कौन से हैं, सबसे पहले फाइंड द बेसिक फंक्शन और टास्क। जो भी आपके सिस्टम के बेसिक फंक्शन या टास्क है उनको यहाँ पे ले लिया आपने। उसके बाद क्या किया कि वो बेसिक टास्क जो थे या फंक्शन थे उनको आप डिवाइड कर सकते थे, जिन जिन सब फंक्शन के अंदर, सब टास्क के अंदर, वो आपने फाइंड किए और उसकी नेक्स्ट लेवल हायरार्की जो है आपको बना दी। ठीक है, उस लेवल पे आने के बाद उससे नेक्स्ट टायर, नेक्स्ट लेयर के लिए आपने सब फंक्शन और नेक्स्ट टास्क जो फाइंड कर ली और उसके अंदर जो उसको डिवाइड कर लिया। मींस हर एक लेवल के ऊपर नेक्स्ट लेवल की डिवीजन के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर एट द एंड आपने क्या किया कि जब आपका वो टास्क जो बिल्कुल इनडिविजिबल रह गया और ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, तब आपने एक दफा उस पूरी डायग्राम को देख लिया कि डिवाइड करते हुए कोई इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ओमिट तो नहीं करेंगे, अगर कोई ऐसी चीज है तो वो उसके अंदर ऐड कर ली। ठीक है, तो इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी छोटे छोटे मॉड्यूल्स को समझ के काम करने में। इसको पढ़े जरा, ये वही वाली बातें जो मैंने आपको बताई हैं। व्हेन इज फंक्शनल डिकम्पोजिशन इज यूज, फंक्शनल डिकम्पोजिशन कब यूज की जाती है, ये एनालिसिस फेज के अंदर यूज की जाती है, जब हम लोग जो है एनालिसिस कर रहे होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को, साथ में ये भी एनालिसिस के ड्यूरिंग जो ये भी बना लेते हैं कि ये वाला होगा काम, इसको डिवाइड करके इस तरह से ये काम होगा। ठीक है, और ये वाला पढ़ें, व्हाई इज फंक्शनल डिकम्पोजिशन इज यूज, जल्दी से इसको पढ़ें फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया मैंने ये। जी हो गया। यस मैम। इसमें सिर्फ यही बताया गया कि एक कम्प्लेक्स टास्क है लार्ज, उसको डिवाइड करके जो हमने पार्टीशनिंग के अंदर कर दिया, ठीक है। वही वाली बात थी, रिपीट हो रही थी, इस वजह से आपको कहा। अच्छा, अब हम पढ़ने लगे हैं यूएमएल डायग्राम, जो हमने पीछे बात की है। यूएमएल सबसे पहले है क्या चीज? यूएमएल शॉर्ट फॉर द यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इटसेल्फ। ये एक लैंग्वेज है जो कि बहुत सारी डायग्राम को सपोर्ट करती है। is a standardized modeling language consisting of an integrated set of diagrams। ठीक है, ढेर सारी इसके अंदर डायग्राम्स होती हैं। developed to help system and software developer for specifying, visualizing, constructing and documenting the artifacts of the software system। ठीक है, इसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट इतनी अच्छी डायग्राम्स बनाते हैं कि आप फुली अपनी रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई कर लेते हैं, आपको प्रॉपरली विजुअलाइज हो रही होती है कि आप किस तरह से वो सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स आप डायग्राम के अंदर वो सारी चीजें बना लेते हैं नोटेशंस के थ्रू कि आपका सिस्टम जो है ये वाले कंपोनेंट्स होंगे, इस तरह से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, ये वाले कंस्ट्रेंट्स होंगे, इस तरह से बेटर अंडरस्टैंड हो जाता है। फिर उसकी बेस के ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नीचे भी यही वाली बात लिखी हुई है कि यूएमएल डायग्राम क्या काम करती है। ठीक है, ओएमजी जो है एक हमारे पास ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है जो कि स्टैंडर्ड डिफाइन करता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए एज अ डिजाइनिंग फेज के अंदर। तो यूएमएल को उसने जो है एज अ स्टैंडर्ड जो है वो एक्सेप्ट किया होगा। ठीक है, तो यूएमएल जो है ये एज अ स्टैंडर्ड यूज होती है डायग्राम के लिए ओएमजी की तरफ से। अच्छा, provide user with the ready to use expressive visual modeling language so they can develop and exchange meaningful model। ठीक है, यूजर को हेल्प हो जाती है। रेडी टू यूज मींस पहले से नोटेशंस बनेंगे, जस्ट उन नोटेशंस को यूज करके डायग्राम बना लेता है। ठीक है, और विजुअली आपको सारा जो है वो आपका सिस्टम एक्सप्रेस हो रहा होता है, शो हो रहा होता है कैसे काम करेगा। प्रोवाइड एक्सटेंसिबिलिटी एंड स्पेशलाइजेशन मैकेनिज्म टू एक्सटेंड द कोर कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब आप डायग्राम बना रहे होते हैं आपको लगता है नहीं इसमें मेरा सिस्टम का ये वाला मॉड्यूल ऐड होना चाहिए, ये वाला जो है सिस्टम का पार्ट जो एक्सटेंड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके अंदर मॉड्यूल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, कोर फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। बी इंडिपेंडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। डायग्राम आप बना रहे हैं तो ये डायग्राम की नोटेशंस किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट नहीं है। ये डायग्राम है तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग बना रहे हैं किसी एक एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन के लिए। ये वाली जो डायग्राम बना रहे हैं तो ये वाली सिर्फ और सिर्फ जो है ये सी शार्प के लिए बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से नहीं है। डायग्राम जिस बनाई जाती है फिर उसको कोड जिस मर्जी लैंग्वेज के अंदर किया जाए। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। प्रोवाइड अ फॉर्मल बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रोवाइड कर देती है। इनकरेज द ग्रोथ ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टूल इन द मार्केट। ठीक है, और मार्केट के अंदर आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो टूल्स है उनको सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि यूएमएल जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नोटेशंस को यूज करके जो है वो बन रही होती है। ठीक है, अभी आगे नोटेशंस आएंगी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, सर्कल और पुरानी वाली चीजें ही है, लेकिन एक न्यू वे से जो है डिफरेंट इंटरेक्शन शो की जाती है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोग ऊप में पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे यूएमएल डायग्राम्स हैं। यूएमएल डायग्राम नोटेशंस जो उसके थ्रू जो है वो शो किया जाता है। जैसे अब आप इनहेरिटेंस पढ़ रहे होंगे, एनकैप्सुलेशन पढ़ रहे होंगे, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे होंगे, एब्स्ट्रक्शन पढ़ रहे होंगे, तो वो सारे सबके लिए जो यहाँ पे यूएमएल के अंदर सेपरेट नोटेशंस जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, तो इनके थ्रू हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट टाइप यूएमएल डायग्राम्स की डिफरेंट टाइप्स हैं यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम्स हमने यहाँ पे नहीं पढ़ने, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है। डायग्राम पढ़ने के लिए एक अलग से कोर्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, उसके अंदर पढ़ी जाती है सारी डायग्राम्स। ठीक है, यहाँ जस्ट बताया जा रहा है कि यूएमएल की कौन कौन सी डायग्राम्स जो है हमारे पास है। यूएमएल की दो तरह की डायग्राम होती है, एक स्ट्रक्चरल होता है, एक बिहेवियरल होता है। स्ट्रक्चरल के अंदर हम लोग ये शो कर रहे होते हैं कि हमारे सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं। ठीक है, क्लासेस कौन सी हैं हमारे सिस्टम की। ठीक है, मेजर जो एलिमेंट्स है वो शो कर रहे होते हैं। और बिहेवियरल के अंदर उन कंपोनेंट्स के दरमियान जो इंटरेक्शन, जो कोलैबोरेशन हो रही है वो किस तरह से हो रही है उसको शो कर रहे होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट नेम दिए हुए हैं।
ये नोटेशंस आ गई हैं। अब ये वाली देखें, ये क्लास है। अगर आपने किसी क्लास को शो करना है तो वो इस तरह से शो करेंगे। ये बॉक्स है, ऊपर क्लास का नेम आ जाएगा, यहाँ पे क्लास के एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे और यहाँ पे क्लास के फंक्शन आ जाएंगे, जैसे अभी आप ऊप के अंदर पढ़े होंगे। ठीक है, क्लास नेम होता है, फिर प्राइवेट या पब्लिक उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, फिर प्राइवेट या पब्लिक उसके मेंबर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह से क्लासेस को शो किया जाता है। मीन्स वहाँ पे लैंग्वेज के साथ आप सारे बना रहे होते हैं, यहाँ पे शो कर रहे हैं। सेकंड पे हमारे पास, सेकंड पे क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम बता देंगे, जैसे एक स्टूडेंट है ऑब्जेक्ट है, नहीं तो यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट्स बता देंगे। ठीक है, स्टूडेंट का ये नेम है, ये आईडी है, ये वाले कोर्सेज वो पढ़ा है, इस तरह से सारा बता देंगे। ठीक है, अगर इंटरफेस आपने बनाना है कि ये मेरे सिस्टम का इंटरफेस है, ये इस तरह से इंटरेक्शन होगी इसके साथ, इस तरह सर्कल की फॉर्म के अंदर जो है इंटरफेस बना दी जाती है। फोर्थ वन इज कोलैबोरेशन नेम। ठीक है, आपके सिस्टम ने अगर कोलैबोरेशन शो करनी है किसी के साथ, तो इस तरह से डॉटेड लाइन के अंदर जो है, डैश लाइन के अंदर जो है ये सर्कल बनेगा, थोड़ा इक्लिप्स टाइप का, और इसके अंदर जो है जो भी कोलैबोरेशन नेम आप देंगे नाउन फ्रेज की फॉर्म में वो आ जाएगा। यूज केसेस, यूज केस जब आप बनाते हैं, ठीक है, यूज केसेस लिख लिए टेक्स्ट की फॉर्म में, फिर जब यूज केस सिनेरियो डायग्राम बनानी है तो इस तरह से सर्कल होते हैं और उसके दरमियान यूज केस नेम आ जाता है। ठीक है, कि आपका सिस्टम ये कर रहा है, ये कर रहा है, जो भी उसका नाम होगा। ये एक्टर बना हुआ है। ठीक है, जो आपके सिस्टम के साथ एक्सटर्नली इंटरेक्ट करता है। जैसे हमने बात की थी यूज के सिनेरियो के अंदर, आपके सिस्टम के साथ कोई दूसरा सिस्टम इंटरेक्ट कर रहा है, कोई मशीन इंटरेक्ट कर रही है, कोई यूजर कस्टमर जो भी इंटरेक्ट कर रहा है, उसको हम इसके थ्रू, एक्टर के थ्रू जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी इंडिविजुअल को। कंपोनेंट, कंपोनेंट डायग्राम एक अलग से डायग्राम है। ठीक है, ये सारे, ये सिर्फ नहीं है नोटेशन, ये सिर्फ दो चार नोटेशन आपको दिखाई गई है और हर एक डायग्राम के लिए सेपरेट से नोटेशन है। ठीक है, जैसे कंपोनेंट लेवल डायग्राम है यूएमएल की, तो उसके लिए सिर्फ ये कि यहाँ पे कंपोनेंट बताया गया, कंपोनेंट ऊपर ये दो बार है उसकी साइड पे और दरम्यान में कंपोनेंट का नेम है। मींस आपके सिस्टम का ये वाला कंपोनेंट है जो कि दूसरे कंपोनेंट के साथ इस तरह से इंटरेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हर एक डायग्राम की अलग से नोटेशन है। यहाँ पे सिर्फ सब में से एक ही कोई उठा के आपको दिखा दी गई है। और आगे अगर नोड आपने कोई डिफाइन करना है तो उस नोड को इस तरह से आप शो करेंगे और उसके सेंटर में जो है नोड का नेम लिख देंगे। ठीक है, तो जब ये आप डिटेल से डायग्राम्स पढ़ेंगे तो सीक्वेंस डायग्राम है उसके लिए और नोटेशंस होंगी, यूज केस है तो उसके लिए और होंगी, स्टेट है तो उसके लिए और होगी। ठीक है, तो हर एक डायग्राम के लिए सेपरेटली होगी। यहाँ पे सिर्फ ओवरऑल दो चार दिखाएगी आपको यूएमएल के अंदर इस तरह से काम किया जाता है।